अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रोहान सईद और आपके सामने मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, तकरीबन 1 महीने पहले मैंने आपके पास सामने आकर वीडियो बनाई थी, जो कि आपने ज़रूर मुलाहिज़ा की होंगी। तो अब इलेक्शन 2024 का मैं वेट कर रहा था, और इलेक्शन 2024 के बाद अब मार्केट की क्या सूरत हाल है और मार्केट किस तरह से परफॉर्म करने वाली है। तो सबसे पहले तो ये है कि इलेक्शन जो हमारे 2024 के हुए हैं फरवरी को, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ किस्म के इलेक्शन बहरहाल रहे। और जो जिस तरह से गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो रही हैं, उसकी जो बुनियादें हैं वो मजबूत तो बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी कमज़ोर बुनियादें हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं, क्योंकि मार्केट जब भी परफॉर्म करने के लिए तैयार होती है जब थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ मामलात आएँ। तो अगर नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद और आईएमएफ की आपकी डील होती है, बावजूद कि हुकूमत की बुनियादें काफ़ी कमज़ोर हैं, लेकिन ये कि एक आर्जी तौर पर अगर हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है फॉर लाइक 6-8 महीने, साल 1.5 साल के लिए, तो क्या किस तरह से मार्केट परफॉर्म करती है उस सिनेरियो में तेसरा टाउन आपका जो है, ख़ास तौर पे मेरा जो फोकस है दोबारा से तेसरा टाउन पे ही होगा स्कीम 45 में। क्योंकि इसका मल्टीपल रीज़न मैं बहुत अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर आपको कोई भी लीज प्रॉपर्टी या ऑथेंटिक प्रॉपर्टी इन कम पैसों में आपको चाहिए कराची के अंदर, और इस तरह की प्रीवियस एग्जांपल्स रही हैं कि आपका जो पुराने इलाके किस तरह से आबाद हुए हैं, तो वो पैटर्न पे अगर हम जाते हैं, तो मुझे स्कीम 45 तेसरा टाउन मुझे अभी भी बहुत ही ज़्यादा उसके फंडामेंटल्स और बुनियादें बहुत मजबूत दिखती हैं। तो उस वजह से मेरा फोकस तेसरा टाउन में ही होगा। तो वीडियो शुरू करने से कबल आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप आगाह होते रहें। अच्छा, ये सिर्फ मैं तेसरा टाउन के ही मुतालिक आपसे मैं भी बात नहीं करूँगा, कुछ मैं ओवरऑल मार्केट सिनेरियो के ऊपर भी बात करूँगा कि ज़ाहिर सी बात है, जब मार्केट परफॉर्म करती है तो भले वो तेसरा टाउन हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, स्कीम 33 हो या नया नाज़माबाद हो, या इवन बहरिया टाउन के कुछ अपने प्राइवेट बिल्डर है, मलिक रियाज की वजह से कुछ अपने मामलात उस वजह से ख़राब हुए हुए हैं, और उससे पहले भी ख़राब हो रहे थे। तो कुछ इस तरह के मामलात भी हैं, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि बहरिया टाउन की वजह से भी आपकी जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो ड्राइव करती है, वो परफॉर्म करती है। तो उसका भी ना चलना गुज़श्ता 3 सालों से, और हर साल उसका एक बुरा तरीन साल आता ही जा रहा है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट को जो है कॉन्फिडेंस लोगों का बहाल करने से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि भले बहरिया टाउन हो या नहीं हो, लेकिन मैं दो चीज़ें इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी में अगर वो रहीं, तो आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट हो या आपकी स्टॉक मार्केट हो, कुछ भी हो, परफॉर्म करेंगी। नंबर वन है आपके डॉलर की स्टेबिलिटी होना, जो कि गुज़श्ता 6-7 महीनों से डॉलर आपका 280, 279, 278 समवेयर लाइक इस तरह से आपका परफॉर्म कर रहा है। तो आज मैं आपने अगर आप देख रहे हो तो 3 मार्च को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर आप देखें कि आज का डॉलर का क्या रेट है, तो 278.33 गूगल आपको बता रहे हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल रेट है वो इसी के अक्रॉस यही चल रहा है, 279, 278। तो एक तो ये बात है कि आपका जो डॉलर है, अगर मैं देखता हूँ तो गुज़श्ता 1 साल से तो काफ़ी स्टेबल, और 1 साल सॉरी कह रहा हूँ, आपको 6-7 महीने से स्टेबल है। 279, 280, 281, 282 इस तरह से 2-4 रुपये ऊपर नीचे करता हुआ स्टेबल हो रहा है। और इसमें 2 बार आईएमएफ या 3 बार आईएमएफ आ चुका है, उसने अपनी नेगोशिएशंस की हैं, उसने कोई आपको प्रेशराइज नहीं किया कि आप डॉलर को 350 पर जाकर ले जाएं या 350 पर ले जाएं। जो जिस वजह से डॉलर 350 350 पे जा रहा था, वो रीज़न ये था कि जो ब्लैक जो मार्केटिंग थी, जो ब्लैक मार्केट थी डॉलर की, वो अंधाधुन एक पंप हो रही थी। उसमें एकदम से ट्रेडिंग सेल परचेज, लोगों को एक एवेन्यू ये दिख रहा था, एक रास्ता ये दिख रहा था कि अपनी सेविंग्स को बचाने का वाहिद ज़रिया कि हम डॉलर को परचेज़ कर कर रख लें। तो इस वजह से ग्रे मार्केट और ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा डॉलर ट्रेड होने लगा। अफगानिस्तान की वजह से भी वहाँ स्मगल हो रहा था। तो वो चीज़ें जब कट डाउन हुई हैं और मनी एक्सचेंजेस पे छापे पड़े हैं, उनको कंट्रोल किया गया, तो वो डॉलर से जब से स्टेबिलिटी आई है, तो आपकी जो स्टॉक मार्केट भी परफॉर्म हुई है, और अब प्रॉपर्टी मार्केट का भी बहरहाल रुख आने के चांसेस हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा हर्डल एक और भी है, जो कि आपका इंटरेस्ट रेट शरह सूद है, वो 22% पे है। तो जब तक 22% पे इंटरेस्ट रेट है, तो चांसेस थोड़े से मुश्किल होते हैं कि आपकी जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी मार्केट परफॉर्म करे। इसका रीज़न ये है कि जाहिर सी बात है जो लोग
लोन्स लेके घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं या कुछ भी उनका इरादा होता है। बहरहाल मैं अगर आपको ये बताऊं कि इलेक्शंस के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा मैसिव किस्म की कंस्ट्रक्शन ऑब्ज़र्व करना शुरू की है, ख़ास तौर पे जहाँ पे जो नई सोसाइटीज़ आबाद हो रही हैं, मेमार गार्डन सिटी की तरफ या स्कीम 33 की तरफ, और तेसर टाउन में भी कुछ फिजिकल पोजीशन हुए हैं सेक्टर 79 के अंदर, सेक्टर 88 के अंदर, 76 के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि लोग प्लान कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन करना भी, तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको प्लॉट तो बहरहाल ख़रीदना ही पड़ेगा, तभी तो आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट में अगर लेकिन मैं अगर इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो इंटरेस्ट रेट भी नीचे आना चाहिए ताकि उसको थोड़ा सा पुश मिले और सपोर्ट मिले, ताकि प्रॉपर्टी मार्केट चल सके। तो क्या इस तरह के कोई चांसेस दिख रहे हैं? तो मैं आपके सामने बिजनेस रिकॉर्डर का ये मैं आपके सामने ये जो 2 मार्च का जो है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो मंथली आपका इन्फ्लेशन आता है, तो वो ड्रॉप हुआ है 23.1% का। और ये 23.1% का जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि महंगाई की जो शरह जो 28, 30, 32% जा रही थी वो 23% पे आई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आया है। और ये सबसे लोएस्ट परसेंटेज आया है तकरीबन समझ लें 20 महीने के बाद। अगर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी बताऊं कि तेसर टाउन का जो डिक्लाइन आया है वो भी 20 महीने पहले ही आया है। 2022 जून तक मार्केट बहुत पीक पे थी और जुलाई ऑनवर्ड्स मार्केट ने डिक्लाइन करना शुरू किया है, जिस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस अचानक 50-50, 60-60, 70-70 रुपये बढ़ना जब शुरू हुई थी। उसके बाद जो मार्केट में एकदम से लोगों ने पैनिक मच गया था कि यार इतनी महंगाई आ रही है, और डॉलर भी फिर आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गया था। तो उस वक्त से तेसर टाउन डिक्लाइन की तरफ था, और ज़ाहिर सी बात है प्रॉपर्टी मार्केट एग्जैक्टली उससे पहले से डिक्लाइन पर आ चुकी थी काफ़ी। तेसर से पहले ही बहरिया काफ़ी नीचे जा रहा था, स्कीम 33 काफ़ी स्टक हो चुका था, तो तेसर ये अकेला परफॉर्म कर रहा था। तो एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को नीचे आने का मतलब ये है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट 22% पे है वो 1-1.5%, 2% नीचे आने के चांसेस हैं, जो कि 17-18 मार्च को एक्सपेक्टेड है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करेगा इंटरेस्ट रेट, जो भी स्टेबल हैं या नीचे आएंगे, जो भी होगा मामला। तो ये मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझता हूँ कि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, और जो कि नई गवर्नमेंट थोड़ी कोशिश भी करती है कि कोई अच्छा जेस्टर देने की, कि हमने ये देखे हैं इंटरेस्ट रेट नीचे कर दिए हैं और आप ये देखें अब एक्टिविटी बिजनेस बढ़ेगी, और थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बाहर कोई भी नई गवर्नमेंट आती है तो लोग करते हैं। अब उसकी बुनियाद जो भी हो कि वीक गवर्नमेंट है या किस तरह से आए हैं, बहरहाल इन्होंने अब गवर्नमेंट बना ली है और सिस्टम को रन करने के लिए लोग आ चुके हैं, तो अब यही मामला आगे लेकर चल रहे हैं। तो जिस अगर इंटरेस्ट रेट 1-2%, 1.5% नीचे आते हैं तो मैं समझता हूँ काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर भी, और कंस्ट्रक्शन खासतौर पे ऑलरेडी अच्छी खासी ठीक ठाक स्टार्ट हो गई है, तो वो और भी ज़्यादा पिकअप कर सकती है। तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन के लिए आपको प्लॉट्स तो चाहिए। और तेसर में मैंने आपको पहले भी बताया कि 79 सेक्टर के गेट तक अब पीएमटी आ चुका है, लोगों को कुंडा लेकर भी अंदर वो कंस्ट्रक्शन करके बिजली ले सकते हैं, लेकिन लोग अभी वेट करेंगे प्रॉपर रेगुलराइज तरीके से कि इलेक्ट्रिक को एप्लीकेशन जमा कराई हुई है 79, 76, 80 सेक्टर में कि बिजली के लिए कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएँ, पीएमटी वगैरह का सेटअप इंस्टॉल किया जाए, ताकि वहाँ पे भी रिहाइश का सिस्टम स्टार्ट हो सके। क्योंकि जाहिर सी बात है अभी भी 79 में 80 गज़ आपको 10 लाख रुपए का मिल रहा है, और 120 गज़ जो आपको तकरीबन 15-16 लाख रुपए का मिल रहा है। और रिहाइश भी इख्तियार की जा सकती है, जाहिर सी बात है जब आप कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होंगी लोग आबादी की तरफ आएंगे, वहाँ पे लोग कनेक्शंस लेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, जितनी आबादी बढ़ना शुरू होगी ऑटोमेटिकली प्लॉट्स की प्राइसेस सब चीज़ें वापस पुराने रेट्स पर आना शुरू होंगी। और मैं समझता हूँ कि जैसे अगर 40% प्राइसेस डिक्रीज़ है, जैसे अभी भी आज आपको 80 गज़ का प्लॉट जो है फ़ेज़ 1 के अंदर 73, 74, 81 सेक्टर का आपको 6-6.25 लाख रुपए में मिलता है, और 6 से कम में आपको बहुत मुश्किल है कि आपको फुल पेड फाइल मिले। तो जो हाईएस्ट पीक है वो 10 लाख रुपए गई थी, तो 40% डिक्लाइन पे मैं समझता हूँ कि अभी प्राइसेस चल रही हैं तेसर टाउन की। तो इसका मतलब ये है कि प्राइसेस को जम करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर मार्केट में एक लोगों का कॉन्फिडेंस है रिहाइश के अतबार से कि हमें अब कंस्ट्रक्शन करनी है, रिहाइश करनी है, तो इस वजह से काफ़ी सारे मैं समझता हूँ कि मामला ऐसे हैं कि हम तेसर टाउन में फ़ौरन जो है मार्केट एक पॉजिटिव वे में जा सकती है, क्योंकि रेट्स ही बहुत नीचे हैं अभी। तो ज़ाहिर सी बात है जब मेमार में ही वो 80-85 लाख रुपए का, 90 लाख रुपए का या 1 करोड़ का प्लॉट चल रहा है 120 गज़ का, तो वो कुछ ना कुछ तो बैलेंस आउट करेगा तेसर में आकर, जो कि सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर के फासले पे है। अगर आप गार्डन सिटी में भी चले जाएँ तो वहाँ भी 120 गज़ जो है वो 70-75-80 लाख रुपए का चल रहा है। तो वो ज़ाहिर सी बात है उसको तो करीब करीब तो कुछ आने की कोशिश करेगा, भले बहुत करीब नहीं आए, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ डायरेक्शन हल्की चीज़ जो है वो ऊपर आने के इसके हायर चांसेस होते हैं बामुकाबला भारी चीज़ के कि वो और ऊपर जाए।
तो हल्की चीज़ में आपको, और अगर वो लीगली बहुत स्ट्रांग हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जिसकी आपको के इदारे की बैक हो, भले एमडीए की नालायकियाँ जो भी हैं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ एमडीए की नालायकियाँ तो सबके सामने वाजे हैं कि काफ़ी ज़्यादा उसके मामला फंसे ही रहते हैं हर वक्त। परफॉर्मेंस के अतबार से भी इदारे की कोई डेवलपमेंट वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग नहीं कर दी है, लेकिन वो सब बातें अपनी जगह। लेकिन हमेशा आप याद रखें कि गवर्नमेंट स्कीम्स का यही हाल होता है। इससे पहले भी जो भी स्कीम्स आबाद हुई हैं, केडी ने आबाद की हैं, तो उसने भी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी है। उसकी भी परफॉर्मेंस एमडीए ही जैसी रही है, क्योंकि केडीए ही के थ्रू ही सारे इदारे बने हैं, एमडीए या आपका एलडीए का जो हम बात करते हैं। तो उम्मीद तो यही है कि जैसे केटीए ने हाल की परफॉर्मेंस रखी हुई है आज की डेट तक भी, जो उससे पहले जिसने उसने जितनी भी बैलेटिंग्स की हैं या जितनी भी अपनी स्कीम्स आबाद की हैं, तो वही हाल स्कीम 45 का भी ही चल रहा है कि लोग अपनी मदद आपके तहत ही, छोटे छोटे ग्रुप्स के तहत ही लोग कंस्ट्रक्शंस करते जाएंगे और आबादी बढ़ती चली जाएगी। तो ये इसी तरह से प्राइस भी अब जाती हैं जब कंस्ट्रक्शन बढ़ती चली जाती है। तो ओवरऑल मेरा जो मार्केट में एकदम से लोगों ने ज़रा पैनिक कर दिया था इलेक्शन के बाद कि अब पता नहीं क्या होगा और दोबारा से शायद इलेक्शन होने वाले हैं। और कुछ खबरें भी ऐसी आई, ख़ास तौर पे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर एक पैनिक सी सिचुएशन है कि अब के दोबारा इलेक्शन होंगे, क्या सिचुएशन होने वाली है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, इतनी मुश्किल से तो वो इलेक्शन हुए हैं, तो वो पॉसिबिलिटी या चांसेस तो बहुत ही मुश्किल थे कि वो दोबारा री इलेक्शन में मामला जाएँ। तो अब जो भी जैसा जैसा सिस्टम बना है, ये अगर स्टेबिलिटी के साथ चले और लड़ाई झगड़े कम हो मुल्क के अंदर, कोई हमारी कंटिन्यूटी पॉलिसीज़ में नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान हमेशा से ऐसे ही चलता आया है और ऐसी ही जो आपकी प्रॉपर्टी की वो है साइकिल है, वो भी चलती है। कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है। अब जो साइकिल नीचे है वो हमेशा नीचे नहीं रह सकती, उसको ऊपर आना होता है। तो लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2024 में मार्केट तेसरा डाउन के रेट तेसरा डाउन का रेट वापस आकर ऊपर भी जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि ये अब डेवलपिंग सोसाइटी है। तो नेचुरली जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ होती हैं, वो उनके रेट नेचुरली ग्रो कर देंगे वहाँ पे रिहाइश और कंस्ट्रक्शन की वजह से। अगर ये तीसरा टाउन सेचुरेट हो चुका होता तो मैं नहीं समझता था कि, अगर आबाद हो चुका होता तो मैं नहीं समझता कि उस टाइम पे जाकर ये इसके रेट्स जाकर बढ़ रहे होते। लेकिन अभी इसके मैं समझता हूँ काफ़ी काफ़ी गैप्स और काफ़ी अभी भी बहुत ज़्यादा मार्जिनस मौजूद हैं। तो अगर इस पॉइंट पे भी लोगों का आहिस्ता आहिस्ता ध्यान बनता जाता है, और रमज़ान में समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ट्रिगरिंग पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर इन्फ्लेशन रेट जैसे ही नीचे आता है और रमज़ान के टाइम पे, तो काफ़ी ज़्यादा बाइंग सेल एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। तो बाइंग सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले अगर कोई आपको अच्छा प्लॉट मिल रहा है लोकेशन का, कॉर्नर या कोई 60 फीट रोड या 100 फीट रोड का प्लॉट, जो कमर्शियल पर्सपेक्टिव में आप आने वाले 3-4 साल में आप प्लान करते हैं कि यार यहाँ पे मैं बनाऊँ, और शॉप्स वगैरह उसको बनाकर आप रेंट आउट करना चाह रहे हैं, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी खास तौर पे मैं बात करता हूँ। क्योंकि जिसने फेडरल भी एरिया के 60 फीट रोड पे कोई 50 साल पहले लिया था, तो उस वक्त का रेट कुछ और था और आज का रेट कुछ और है। आज का रेट 8 करोड़ रुपये से कम का रेट नहीं है, और जो रेंटल वैल्यू है वो कम से कम भी एक दुकान की 80-90 हज़ार 1 लाख रुपए की रेंटल वैल्यू है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप जाना चाह रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन तेसर टाउन है, क्योंकि शायद तेसर है या 100 फीट की रोड है या 60 फीट की रोड है या कॉर्नर है, कमर्शियल फेसिंग कॉर्नर है, ये पॉइंट्स मैं समझता हूँ कि प्लॉट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म वाइज, जो कि रेंटल वाइज मैं समझता हूँ कि आप 2-3 साल 4 साल में इसको कंस्ट्रक्ट करके उसको आप रेंट आउट करें शॉप्स को, उसका रेंट वाइज आप अपना सिस्टम चलाना शुरू कर सकते हैं, या ख़ुद भी अपनी शॉप खोल सकते हो, ऊपर आप उसको रिहाइश कर लें या ऊपर भी आप रेंट आउट कर लें। तो ये बहुत चीज़ें पॉसिबल हैं अगर आप गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया, इन सब को अगर आप जहन में रखें कि ये किस तरह से आबाद हो रही थी, किस तरह से ये 60 फीट रोड आज कितनी बड़ी कमर्शियल बन गई है, या 100 फीट रोड ये कितना बड़ा कमर्शियल बन गया है, या ये 150 फीट रोड कितना बड़ा कमर्शियल बन गया है, और यहाँ पे रेंट वाइज क्या प्राइसेस चल रही हैं, तो आपको फिर तेसर टाउन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा मुझे लगता है समझ आएगी। ख़ास तौर पे क्योंकि इस टाइम पे ज़ाहिर सी बात है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मट्टी वाले रेट हैं अभी। तो इस मट्टी वाले रेट का तो फ़ायदा अब जो अगर कोई कम इस तरह के प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करके उठाता है, तो ऑब्वियसली उसका जो रिटर्न्स है वो होल्ड करने के हिसाब से भी वो लॉन्ग टर्म, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी, इन टर्म्स ऑफ रेंट भी, रेंट के अतबार से भी, इन्वेस्टमेंट के अतबार से भी वो बहुत ज़्यादा उसको
चीज़ें एक्सपेक्टेड कर सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि वो आबादी आती है, क्योंकि इन सोसाइटीज़ में आबादी एकदम से ही आती है। जैसे ही लोगों का एक एक दूसरे को देख के कॉन्फिडेंस आता है कि इसने घर बना लिए तो 4 घर और बनते हैं, दूसरे को देख के फिर 6 घर और बनते हैं। ये पूरा एक सिस्टम, एक साइकिल चलना शुरू हो जाता है। तो स्टिल मैं समझता हूँ कि 2024 में उम्मीद ये मेरी बहरहाल अच्छी है तेसरा डाउन के अतबार से। अगली वीडियो में मैं आपको तेसरा डाउन के प्लॉट्स की प्राइसेस के हवाले से भी डिस्कस करता हूँ कि रमज़ान से पहले तेसरा डाउन के प्लॉट्स की प्राइसेस क्या हैं, और फिर मैं रमज़ान में भी कोशिश करूँगा कि आपको तेसरा डाउन के प्लॉट्स की प्राइसेस फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के हवाले से अपडेट्स करूँ। और ईद के बाद भी मैं प्राइसेस में बिल्कुल डिस्कस करूँगा इस हवाले से। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।